जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो। So you all are comfortable in Hindi, no? Do you anyone have any problem in Hindi? I don't think so. No, sir. Good. क्योंकि कुछ सबको असमीज नहीं आती है, but if you people find difficulty, then it's okay. You can tell me. I will explain in Assamese also. Okay. So आज एक काम करते हैं। सबने किया था भाई, असाइनमेंट किया था? স্যার কেইটামানহে কৰিব পাৰিছো, গোটেইখিনি হোৱা নাই। কৰিব পাৰিছা তো, সেইটো হ'ল কথা। গোটেই সব হোৱাগে নাই। ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे होने चाहिए। चलो एक काम करता हूँ, शुरुआत ना एक बार बढ़िया से रिवाइज करते हैं चीजों को कि याद है कि नहीं है सबका। एकदम आराम से, ठीक है। सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, क्यों नहीं होंगे। सिर्फ अपने को क्या करना है, अपने को ना बेसिक चीजें अपने को बहुत बढ़िया से याद रखने हैं। और याद करने का तरीका क्या है, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझते हैं। सारी चीजें मोटा मोटी हमने देखा है ना। सो इलेक्ट्रिकल में हम लोग जब डील कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले तो एक चीज मिलता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक मिलता है हमको, इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। एक होता है हमारा कैपेसिटेंस, है कि नहीं, आर एल सी। ये तीनों चीजों को बढ़िया से समझना है। ऑलरेडी हमने पूरा मोटा मोटी सारी चीज शाबाश ना। म्यूट कैसे हो गया भाई? You'll need to update your Apple Music subscription to allow me to do that for you. এতিয়া আহিছে। अभी ठीक है? हाँ सर। तो मैं कह रहा था कि एक बार रिवाइज कर रहे हैं शुरुआत से जो हमने पढ़ा है अभी तक, है ना। तो हमने देखा था कि क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ये तीन किस टाइप के एलिमेंट होते हैं हमारे पास? पैसिव एलिमेंट होते हैं। तीन पैसिव एलिमेंट होते हैं और ये तीनों को लेके ही मैक्सिमम जितने सारे हम नेटवर्क एनालिसिस वगैरह करते हैं, इन तीनों को लेके होता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर, शुरू करेंगे नेक्स्ट से। तो वहां पे हम देखेंगे कि हम लोग ओपएम कोई ऐड करेंगे, कुछ अलग अलग चीजें आएंगी। पहले तो यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि रेजिस्टेंस हमने देखा था। रेजिस्टेंस क्या होता है और क्यों आता है रेजिस्टेंस, रिवाइज करते हैं आज। रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ? अरे भाई रेजिस्टेंस क्या होता है? Collision. Collision of electron. रेजिस्टेंस होता क्या है? Obstruction. Always. So resistance is So- opposition of current. Opposition of current. Resistance is the internal property of any material that opposes the flow of electricity. मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पास इजीली मूव करने नहीं देता है, वो हमने देखा। रेजिस्टेंस कब हमारे सामने खुल के आता है? जब कभी भी हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप लगाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेंगे। मतलब एक आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक
ईएमएफ क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, याद है ना। अगर हम भी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं तो हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है वो हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। याद है ना। यस सर। एग्जैक्टली सो ये तो याद है हमको। और फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था স্যার কোএফিচিয়েন্ট অফ ৰেজিস্ট্যান্সটো ভালকে ধুনীয়াকে বুজাই দিয়কচোন। क्या चीज, কোএফিচিয়েন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স, নেগেটিভ কোএফিচিয়েন্ট, পজিটিভ কোএফিচিয়েন্ট। अच्छा थर्मल कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे जितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, तो एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं। कब, जब ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, जब ये कंडक्टर होता है। सो कंडक्टर से में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फिर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपका शेप जो है कंडक्टर का सिमेट्रिकल है, पकड़ लो सिलिंड्रिकल है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे सरफेस पे, चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं, और यही सरफेस से ये लोग ट्रेवल भी करते हैं, मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो फिर ये क्या होता है कि पॉजिटिव आयन जो बन के रहता है अंदर, उस आयन के साथ भी उसका अट्रैक्शन होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिसके चलते हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस आता है। और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हम निकालते हैं वो डिपेंड करता है हमारे डायमेंशन ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, और नेचर पे डिपेंड करेगा, और किस चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो हमने ये बात की थी पहले कि डायमेंशन पे क्या हो रहा है कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये पहला फॉर्मूला हमको मिला था। उसके ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए कि अगर लेंथ को डबल कर रहे हैं, एरिया को हाफ कर रहे हैं, इस टाइप का बहुत सारा न्यूमेरिकल किया है। आप लोग प्रैक्टिस और थोड़ा करो। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके यूनिट डिफाइन किया था कि ओम होता है। रो को डिफाइन किया, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। और हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। डायमेंशन पे मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों करेगा भाई, क्योंकि हम रो को डिफाइन ही कर रहे हैं कि रो इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो अगर 1 मीटर क्यूब लेंथ को ले रहे हो 1 मीटर, एरिया को ले रहे हो 1 मीटर स्क्वायर, तब जाके जितना रेजिस्टेंस मिलता है उस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये तो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा यूनिट वॉल्यूम पे आएगा। तो इतना हमको याद है। रेजिस्टिविटी का यूनिट बताओ। ओम मीटर। ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट बताओ। मोहो पर मीटर। मोह पर मीटर और सीमेंस पर मीटर। अब यहाँ पे हमने देखा था कि भाई टेम्परेचर पे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल क्या होता है, बढ़ता है। कब, कंडक्टर के केस पे, या फिर इसको मेटल बोल सकते हैं ना। सो प्योर मेटल के केस पे रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका मूवमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा कोलिशन होगा, तो ज्यादा
रेजिस्टेंस मिलेगा इसको। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, बाकी हर एक चीज का रेजिस्टेंस घटेगा, जैसे कि इंसुलेटर। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे भाई, इंसुलेटर में तो रेजिस्टेंस हाई था तो करंट पास नहीं हो रहा था। जैसे जैसे आप उसको गर्म कर रहे हो, अगर कंडक्टर गर्म, इंसुलेटर जो है वो गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, तो एक टाइम पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा और उसके थ्रू करंट पास करेगा, जो एवलांच ब्रेकडाउन की तरह काम करेगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और वो जल जाएगा। तो करंट अगर पास हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है। सिमिलरली सेमीकंडक्टर के केस पे भी घटेगा। सेमीकंडक्टर के केस पे रेजिस्टेंस घटता है, हमने देखा था। R decreases. इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, तो हर एक केस पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो घटता है, सी एक्सेप्ट मेटल या फिर कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस घटता है मतलब क्या है? रेजिस्टेंस घटता है मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब क्या है? कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी घट रही है ना। तो इसी चीज के ऊपर बेस करके हमने देखा था कि हम डिफाइन करते हैं कि जो अपना रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो वो कितना तक वेरी करेगा, तो हमने बोला कि R0 1 प्लस ऑफ अल्फा टी होता है। ये अल्फा क्या है? अल्फा को हमने डिफाइन किया, इट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये अल्फा क्या हो सकता है? अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे अल्फा इज पॉजिटिव। मतलब किस टाइप का मटेरियल बोलेंगे? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल, पीटीसी मटेरियल। तो प्योर कंडक्टर, प्योर मेटल आपका पीटीसी मटेरियल होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये अल्फा जो है दैट इज पॉजिटिव, है ना। यहाँ से अगर आप देखते हो आर टी इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा इंटू R0 इंटू टी। तो ये अल्फा जो है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट हम बोलते हैं, बट ये कांस्टेंट हमेशा नहीं होता, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर पे जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा अल्फा। अल्फा इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। सो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसको। अगर आपका रेजिस्टेंस घटता है तो इस अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आप क्या बोलोगे? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। और फिर हमने क्या बनाया था? एलॉय बनाया। एलॉय क्या होता है? दो मेटल को मिलाओ तो एलॉय बनता है। और एलॉय में हमने देखा था, यहाँ पे हमने जेडटीसी मटेरियल डेवलप किया था। जेडटीसी में हमने डेवलप किया था यूरेका, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन, ये सारे मटेरियल हमने एलॉय डेवलप किए थे। कहाँ पे यूज होता है? आपका रजिस्टर बनाना है आपको, या फिर क्या बनाना है, किसी मीटर का, एमीटर का, वोल्ट मीटर का, उसका कॉइल बनाना है, तो ये सारी मटेरियल हमारे काम में आती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस उसका चेंज नहीं होता है। सो इनको हम बोलते हैं जेडटीसी, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं। इतना सारा चीज हमको याद आ गया। सबको आया ना रे? ओके सर।
एकदम बढ़िया से याद है ना ये सारी बातें? हाँ सर। बढ़िया। फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई पीटीसी मटेरियल जो होते हैं ये तो हम कंडक्टर बनाते हैं, इनसे सारे मेटल होते हैं, लेकिन इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस बनाया जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग किस पे, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। और वो डिवाइस का नाम था आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। की रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर किस पे डिपेंड करता है? कि रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल वेरीज डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? PT100 मटेरियल यूज करते हैं। ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस की थी। टेम्परेचर मेजरमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं? थर्मोकपल यूज करते हैं। और थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट। क्या था वो इफेक्ट? कि whenever two dissimilar metallic wire connected at one junction, और दोनों जंक्शन के बीच, इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में क्या होना चाहिए? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए। तो कोल्ड साइड में हमको मिली वोल्ट दिखेगा, मिली वोल्ट जनरेट करता है थर्मोकपल। और थर्मोकपल कौन से टाइप का थर्मोकपल हम यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं के टाइप थर्मोकपल। बहुत सारे टाइप के हैं, के टाइप, आर टाइप, जे टाइप। इंडस्ट्री में यूज होता है के टाइप थर्मोकपल। के टाइप थर्मोकपल का जो मटेरियल यूज करते हैं वो होता है क्रोमेल, मतलब क्रोमियम एंड निकल, एंड एलुमेल मतलब एल्यूमिनियम एंड निकल। तो ये दो एलॉय का जो थर्मोकपल बनाते हैं उस थर्मोकपल को हम बोलते हैं के टाइप थर्मोकपल। और इसमें इसका रेंज जो है काफी हाई रेंज है, 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रिसाइजली मेजर कर सकते। ये बातें समझ में आ गई थी? बहुत बढ़िया से हमको। अब हम बात करने वाले थे, उसके बाद हमने बात किया था ओम्स लॉ के ऊपर। अभी हम नेटवर्क कर रहे हैं तो ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओम्स लॉ में हमने देखा कि भाई कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो हर चीज में है, कोई भी मटेरियल उठाओ उसका एक रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, मतलब अगर आप किसी भी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, कैसे कर सकते हैं? हो सकता है हमने एक डीसी बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, हो सकता है आप कोई ऑल्टरनेटर जनरेटर कनेक्ट कर रहे हो। तो आपने क्या किया, एक बैटरी अगर कनेक्ट किया तो इसके अक्रॉस पे जो वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज का वैल्यू जो होता है कितना होता है? जितना करंट उसके थ्रू पास कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू IR होता है। और यही था हमारा ओम्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ओम स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज ये दोनों क्या है? स्केलर है ना। अब जब करंट पास होता है तो हमने देखा कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पास होता है। ये बातें हमको याद रखनी पड़ती है जब हम नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हैं। तो कहीं पे भी अगर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखो इस सर्किट को, यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस है
और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और पकड़ लो हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। समझना मेरी बात, यहाँ पे हमने एक सेल कनेक्ट किया और एक स्विच लगा। V1 वोल्टेज है इसका, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, स्विच 2, स्विच 1। अगर मेरा स्विच 2 कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ स्विच 1 कनेक्टेड है, तो इससे एक करंट पास करेगी, I करंट, है ना, जो I करंट R1 फिर R2 और होते हुए वो फिर से सर्किट को क्लोज करेगी। क्लियर? सो R1 और R2 में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू R1। देखो किसी भी सर्किट को आप हैंडल कर सकते हो, इस चीज को समझ आए। कोई भी रेजिस्टेंस है तो वो उसके अक्रॉस पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है I इंटू R1, जितना वो रेजिस्टेंस। यहाँ पे कितना हो रहा है? I इंटू R2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं ये स्विच 2 कनेक्ट कर दूं तो R2 के अक्रॉस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? सर की কৈছে? अगर स्विच 2 कनेक्ट कर देते हैं हम लोग तो R2 के अक्रॉस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 0। 0। शॉर्ट सर्किट हो गया। स्विच 2 कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट होगा, करंट विल फ्लो थ्रू दिस पाथ। तो R2 से कोई भी करंट पास नहीं करेगी, R2 से कोई करंट पास नहीं करेगी, मतलब इधर से करंट हो जाएगा मेरा 0। तो जब करंट होगा 0 तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0। सारा करंट इधर से चलेगा। क्लियर? अगर मेरा वोल्टेज 0 होता है वोल्टेज 0, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्ट सर्किट की ओपन सर्किट? वोल्टेज अगर 0 होता है इसको शॉर्ट सर्किट बोलोगे कि ओपन सर्किट बोलोगे? शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज 0 होने से हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर करंट 0 होता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। सो वोल्टेज 0 होने से शॉर्ट सर्किट होता है, करंट 0 होने से ओपन सर्किट होता है। यहाँ पे देखो आपका करंट क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? करंट 0 हो गया मतलब क्या है? ये R2 ओपन सर्किट हो गया। करंट 0 होने से V2 क्या हो गया? 0 हो गया। वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अभी बताओ ये R2 शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे है कि ओपन सर्किट? शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज भी तो 0 हो गया, ओपन सर्किट है। रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है, ओनली इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पे आपको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों एक साथ देखने को मिल सकता है। बाकी और किसी भी एलिमेंट पे
ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन रेजिस्टेंस पे देखो, हमने अगर पैरेलल अगर इसको शॉर्ट कर दिया है, तो जैसे ही हमने रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया दोनों साइड से, तो उसका करंट हो गया 0। और क्योंकि करंट पास नहीं कर रहा है तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी हो गया 0। या फिर आप बोलो कि पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया है इसलिए करंट पास नहीं कर रहा है इसके थ्रू। तो जो भी आप लॉजिक लगाओ, लेकिन रेजिस्टेंस इज द ओनली एलिमेंट जो एक ही टाइम पे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों कंडीशन शो कर सकता है। क्लियर? यहां से हमने देखा। अब भाई हम लोग कर रहे थे नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए हमको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना था, क्या क्या चीजें सर याद रखने वाली थी? हाँ बोलो। सर क्वेश्चन था दिने মোক कौन सा? अभी जो মানে নহয় নহয় সেইটো নহয় বেলেগ এটা हम्म স্যাৰ মানে এটা সার্কিট আছে যেনিবা 4টা ৰেজিস্ট্যান্স সিরিজত আছে চাৰিটা ৰেজিস্ট্যান্স সিৰিজত আছে। আপুনি আঁকি যাওকচোন 4টা ৰেজিস্ট্যান্স 20 ওম কে আছে প্ৰতিটোতে 20 ওম हम्म हम्म আৰু মানে সাপ্লাই ভোল্টেজটো আছে 200 ভোল্ট ডিসি 200 ভোল্ট ডিসি। হয় স্যার हम्म তাৰপিছত এই সেকেন্ড যোনটো 20 ওম আছে তাৰ এগেইনষ্টত এটা ভোল্টমিটাৰ লগাই থোৱা আছে ভি সেকেন্ড 20 ওম ৰেজিস্ট্যান্সটো এগেইনষ্টত এটা ভোল্টমিটাৰ কানেক্ট কৰি থোৱা আছে প্যাৰেলালি ভোল্টমিটাৰ ভি এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল যে যদি মই এই R2 যোনটো ৰেজিস্ট্যান্স 20 ওম হেতু যদি মই ওপেন কৰি দিও তেতিয়া ভোল্টমিটাৰৰ ৰিডিংটো কিমান হ'ব हम्म কিন্তু মই মানে বুজি পোৱা নাই মানে So if you disconnect this one, isn't that it? হয় तो স্যার ওপেন কৰি দিলে ভোল্টমিটাৰ ৰিডিংটো কিমান আহিব वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या दिखाएगा? चलो सब लोग करो, बताओ क्या आएगा। देन आई विल एक्सप्लेन। ইয়াৰ অপচনো দি থোৱা আছে এইটো ठीक है 220 ভোল্টে আহিব স্যার। ऑप्शन बताओ। 0 ভোল্ট 50 ভোল্ট 150 ভোল্ট আৰু 200 ভোল্ট 0 डी कितना दिया? 200 ভোল্ট हम्म স্যার সাপ্লাইটো 200 ভোল্ট হয় 200 ভোল্ট সাপ্লাইটো স্যার 0 ভোল্ট হবো एनीबॉडी एल्स? 200 হবো এটো 200 वोल्ट। आरु कोनोबा? टू हंड्रेड हबो ने 0 हबो? 200 হবো স্যার। मैं कैलकुलेट करिब লাগিব। এটো ডাইরেক্টলি সাপ্লাইৰ এগেইনষ্টত লাগি আছে। डायरेक्टली कोड सप्लायर अगेंस्ट लगी है। इससे जब देखो पकड़ लो, हमने ये वाला रेजिस्टेंस हटा दिया, हमने ये वाला रेजिस्टेंस पूरा हटा दिया, तो आपका वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट हो गया? वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया आपका सीरीज में, हुआ ना? अभी वोल्ट मीटर कैसा है? दिस वोल्ट मीटर हैज बीन कनेक्टेड इन सीरीज, और जब सीरीज में कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट कुछ पास करेगी। लेकिन अगर सीरीज में है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है इसके बीच पे? पोटेंशियल ड्रॉप 0 0 ठीक है, तो आपका आंसर होगा 0 वोल्ट।
अरे भाई आप अगर एक तार को काट के बीच में वोल्ट मीटर लगा देते हो तो दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिखाएगा? नहीं दिखाएगा डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, ये वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में करते हैं कि पैरेलल करते हैं? वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल पैरेलल। एमीटर इन सीरीज। क्यों? वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाने से क्या होगा और एमीटर को पैरेलल लगाने से क्या होगा? ভোল্টমিটাৰ সিৰিজত থাকিলে শৰ্ট হৈ যাব আৰু এমিটাৰটো স্যাৰ হেৰি হৈ যাব। देखो हम voltmeter high resistance device, so suppose this is your resistance or your load, ठीक है? স্যার ইয়াৰ এনসারও 200 ভোল্ট আছিলে কিন্তু খালি মই বুজি নাপালো সেইটো কাৰণে। हेलो, Suraj, right now in class और एपिसोड करें। सो यहाँ पे हम लगाते हैं वोल्ट मीटर, यहाँ पे हम लगाते हैं एमीटर। एमीटर की करूँ, एमीटर में हम कनेक्ट करते हैं शंट रेजिस्टेंस RSH, एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो और जिसको हम बोलते हैं क्या रेजिस्टेंस? शंट। और वोल्ट मीटर में क्या कैसे कनेक्ट करता है? वोल्ट मीटर पे सीरीज पे कनेक्ट करते हो हाई रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर RM। हमारा पर्पस क्या है? वोल्ट मीटर से हमको क्या मापना है? वोल्टेज। अगर आप वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करोगे, वोल्ट मीटर को सीरीज में अगर कनेक्ट करोगे तो आप क्या, ये 2 पॉइंट का वोल्टेज मिलेगा। आपको मेजर करना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मतलब लोड के अक्रॉस पे। आप अगर ये दोनों पॉइंट पे वोल्ट मीटर लगा देते हो तो आपको वोल्टेज क्या मिलना है? 0। आप सेम पॉइंट पे लगा दे रहे हो 0। अब बात आती है कि अगर मैं वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दूं पैरेलल में और अगर ये रेजिस्टेंस अगर छोटा हो, RM अगर छोटा है तो करंट इधर से पास कर जाएगा बहुत सारा। अगर करंट पास कर गया इधर से तो मेरे लोड पे जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलना था, लोड का करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट आपका चला जाएगा इस साइड से। समझ रहे हो? Yes, sir. एमीटर का रेजिस्टेंस होता है कम। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए करंट और इसको लगाते हैं सीरीज में। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तो आपके लोड के अक्रॉस पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज कम मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए वोल्ट मीटर को हमेशा लगाते हैं पैरेलल, ताकि
लोड के एक्रॉस पे आपको वोल्टेज सेम रहता है, वही वोल्टेज आपको मेजर करना है। दूसरा, इस पे हम क्या लगाते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस जो लगाते हैं मल्टीप्लायर बोलते हैं, जो हाई रेजिस्टेंस होता है, ताकि करंट पास कम करे। एमीटर जो होता है वो, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, छोटा सा, ताकि मैक्सिमम करंट शंट रेजिस्टेंस से पास हो जाए, तो मेरा एमीटर का कॉइल बच जाए, है ना। और करंट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप हो, ताकि आपका मैक्सिमम वोल्टेज आपको लोड के अक्रॉस पे मिले। क्लियर? Yes, sure. तो एमीटर हमेशा लगाते हैं सीरीज में, वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में। अभी आपका ये जो सवाल था, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है 20 ओम के रेजिस्टेंस 2 नंबर पे, तो आपका वोल्टेज कितना शो करेगा। पहले तो ये निकालो कि इसमें अभी कितना शो कर रहा होगा। 200 वोल्ट है, चार 20 ओम 20 ओम 20 ओम का 4 तो रेजिस्टेंस है, तो एक एक में कितना ड्रॉप हो रहा होगा। यहाँ पे करंट कितना पास कर रहा होगा, बताओ, बैटरी करंट कितना पास कर रहा है। 10 एम्पियर 200 बाई 80, रेजिस्टेंस कितना है टोटल, 80 ओम। यस सर। 2.5। 2.5। 2. सो एक एक रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। 50। 50 वोल्ट। तो 4 रेजिस्टेंस अगर आपने सीरीज पे लगाया हुआ है, सारे रेजिस्टेंस अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो एक एक रेजिस्टेंस पे टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई 4 होगा, तो 50 वोल्ट करके एक एक में ड्रॉप हो रहा है। तो अभी इस केस में जब आपका ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तब तो यहाँ पे 50 वोल्ट शो कर रहा होगा, है ना। यस सर। अगर 50 वोल्ट शो कर रहा है, उसके बाद आप क्या करते हो, इसको आप काट देते हो, हाँ सर। यही बोला है। अभी अगर मैं यस। काट देता हूँ इसको, रेजिस्टेंस को, अभी कितना करंट शो फ्लो कर रहा होगा। तो एक रेजिस्टेंस तो उड़ गया, लेकिन सर्किट ओपन है क्या। सर्किट क्लोज यस सर। सर्किट तो क्लोज है, हाँ सर। तो करंट फ्लो करेगी। अभी कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। सर रेजिस्टेंस ने रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 60। 60 ओम हो गया आपका रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो बराबर है, थ्री 3.33 एम्पियर, है ना। तो एक एक रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप होगा, डिवाइड बाई 3, 200 डिवाइड बाई 3 कर लो, 60 समथिंग आएगा। सिक्सटी सिक्स
66. স্যার একটা ডাউট আছিল স্যার। কোৱাচোন। बोलो क्या डाउट है? ভোল্টমিটাৰটো সিৰিজত থাকিলে কাৰেণ্ট পাছ হ'ব না স্যাৰ? বহুত হাই ৰেজিস্ট্যান্স। ভোল্ট মিটাৰটো সিৰিজত থাকিলে কাৰেণ্ট পাছ নহব। ভোল্ট মিটাৰ সিৰিজত থাকিলে কি হ'ব? ইয়াতে কাৰেণ্ট পাছ কৰিব নিদিব, বিকজ এই মাত্ৰ অলপ আগতে কৈ দিলো যে ভোল্ট মিটাৰত আমি কি এড কৰো, ভোল্ট মিটাৰত আমি এড কৰো মাল্টিপ্লায়াৰ, হাই ৰেজিস্ট্যান্স পাছ, হাই ৰেজিস্ট্যান্স মাল্টিপ্লায়াৰ এড কৰো কিহৰ কাৰণে? সো দ্যাট ভোল্ট মিটাৰৰ মাজেৰে মিনিমাম কারেंट पास करे बा करंट पास নহয়, वोल्ट मीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो ना करे, उसके लिए हमने क्या ऐड किया? हमने मल्टीप्लायर, मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं ना वोल्ट मीटर पे। समझ में आया कि नहीं आया? एंसर 200 ভোল্টে ওলাব সেইকাৰণে। यस, तो अगर आप वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देते हो, यहाँ पे क्या हो गया, सीरीज में हो गया। जब सीरीज में वोल्ट मीटर लगाओगे तो हाई रेजिस्टेंस के कारण उसके थ्रू करंट पास नहीं करेगी, और करंट अगर पास नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो गया? ओपन सर्किट। समझ में आया? इसीलिए आपको वोल्ट मीटर पे 200 वोल्ट डीसी ही शो करेगा। স্যার রেজিস্ট্যান্সটো মানে হাই ম্যাক্সিমাম হওয়ার কারণে ভোল্টেজ ড্রপটো মানে ম্যাক্সিমাম হয়ে যাব। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है ना। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई नहीं होता तो यहाँ पे आके करंट क्या हो जाता, स्प्लिट हो जाता, तो आपका ये 20 ओम के अक्रॉस पे 50 वोल्ट नहीं मिलता। जब आप कनेक्टेड रखते हो, जब आपका ये वाला कनेक्टेड था उस वक्त क्या था, आपने वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट किया, तो अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता ना तब तो यहाँ पे ये पैरेलल सर्किट होता, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता। समझ रहे हो? यस सर यस सर। इसलिए इसका रेजिस्टेंस रखते हैं हाई, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होने के कारण उसके थ्रू करंट पास नहीं करता है सीरीज में। और ए मीटर को अगर आप पैरेलल लगा दोगे तो ए मीटर क्या होगा, ए मीटर विल बर्न आउट।
एमीटर जल जाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता है बहुत कम। एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप पैरेलल लगा दोगे तो इससे मैक्सिमम करंट पास करेगा और एमीटर जो है वो जल जाएगा। अब क्लियर हो गया? In this problem, voltmeter itself is connected in parallel. तो पैरेलल वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में ही लगाते हैं। चलो क्लियर ना, आगे बढ़े। क्लियर 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 सर, थैंक यू। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई कहीं पे भी जब रेजिस्टेंस हमको दिखता है तो रेजिस्टेंस से जब करंट पास होती है तो जिधर से करंट पास हो रही है ये वाला साइड हम पॉजिटिव, ये वाला साइड हम नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट पास होता है। और अगर कोई भी सोर्स है, यहाँ पे अगर हम क्या कहते हैं इसको, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो हमको पता है कि वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वोल्टमीटर वोल्टेज क्या कहते हैं इसको, बैटरी के इंटरनल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अगर हम और कोई भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल तभी मानेंगे अगर उन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, दैट पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी सेम। अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं है तो दोनों रेजिस्टेंस को हम कभी भी पैरेलल नहीं बोलेंगे, है ना। याद है कि करंट स्प्लिट हो और दोनों का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल ड्रॉप है, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो, तब जाके आप बोलोगे ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है। पैरेलल रेजिस्टेंस होने से टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो टोटल रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाता है। अगर आप n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल लगाते हो तो फिर आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा R/N। n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है, तो R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाता है, NR। ये सारी बातें हमने देखी। जब हम सोर्स की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि सोर्स कितने टाइप के होते हैं। सोर्स होता है दो टाइप का, एक को हम बोलते हैं डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। अब डिपेंडेंट सोर्स में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है, डिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकता है। इंडिपेंडेंट सोर्स में भी क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकता है। सोर्स में और क्या होता है कि सोर्स में हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल सोर्स, एक को हम बोलते हैं आइडियल सोर्स। आइडियल सोर्स कौन सा है? आइडियल सोर्स वो है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है वोल्टेज सोर्स के लिए। अगर किसी भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हम बोलते हैं जीरो तो हम उसको आइडियल सोर्स बोलेंगे। और अगर करंट सोर्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा मेरा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि वो एक ओपन सर्किट, करंट पास नहीं कर रहा, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है। सो आइडियल करंट सोर्स
Ideal current source, internal resistance infinite, ideal voltage source, internal resistance 0. सोर्सेस डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। उसके बेसिस पे अगर हम सोर्सेस को देखें तो हम बोलते हैं कि भाई एक डिपेंडेंट सोर्सेस को बोले तो डिपेंडेंट सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो, या फिर करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो, या फिर आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो, या करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो। ये 4 तरीके के डिपेंडेंट सोर्सेस हमको देखने को मिलते हैं। सोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है? ये क्या है? दिस इज ए डीसी वोल्टेज सोर्स, है ना, डीसी वोल्टेज सोर्स। इन जनरल हम क्या डिनोट करते हैं इससे? हम डिनोट करते हैं इससे कि ये एक बैटरी है, बैटरी, या फिर इसको हम बोलेंगे सेल। सेल और बैटरी में क्या अंतर है बताओ? सेल में और बैटरी में क्या अंतर है? Combination of cell is called a battery. Combination of cell is called a battery. तो अगर इस टाइप से डिनोट करते हैं तो ये क्या है? What is this symbol? voltage source, ये किस टाइप का वोल्टेज सोर्स है? वोल्टेज सोर्स तो ठीक है, किस टाइप का? Independent. ये डिपेंडेंट है, Independent. इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। मतलब हो सकता है ये कोई एक जनरेटर, डीसी जनरेटर हो, डीसी सोर्स है, प्लस माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डीसी सोर्स है ना। ये दोनों जो दिखा रहा है, दोनों के दोनों तो वोल्टेज सोर्स है ना, डीसी। अगर मैं ऐसा दिखा देता तो ये समझाता हमको ये एसी AC, सोर्स है ना, साइनोसॉइडल सोर्स है। तीनों सोर्स क्या है? वोल्टेज सोर्स ही है। ये तीनों जो सिंबल मैंने दिखाया, क्या ये एक आइडियल सोर्स दिखा रहा है कि प्रैक्टिकल सोर्स दिखा रहा है? practical, प्रैक्टिकल। Ideal. ये तीनों के तीनों हमारे आइडियल सोर्स दिखा रहा है ना। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसे डिनोट करोगे भाई? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा? उसका एक रेजिस्टेंस रहेगा। ये होगा मेरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका। अगर मैं ऐसे डिनोट करता हूं, ये क्या दिखाता है? current direction, ये क्या सोर्स है कि क्या है? दिस शोज ए करंट सोर्स, दिस इज ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, है ना। तो वोल्टेज सोर्स के साथ आप ये सारे के सारे वोल्टेज सोर्स है, ये सारे आइडियल है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने नहीं दिखाया। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया मतलब R इज इक्वल टू 0, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, इसीलिए हमने नहीं दिखाया है। रेजिस्टेंस 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस दिखाया मतलब ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया,
ये क्या सोर्स है? दिस इज ए करंट सोर्स। ये आइडियल है कि प्रैक्टिकल है? आइडियल, आइडियल है क्योंकि इसमें हमने कोई रेजिस्टेंस इसका नहीं दिखाया है। तो रेजिस्टेंस नहीं दिखाया का मतलब क्या है? इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल लगता है तो ओपन सर्किट है, हाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इसका। क्लियर? अगर मैं ऐसा डिनोट करूं, ये क्या है? ये भी करंट सोर्स है, लेकिन ये क्या है? प्रैक्टिकल करंट सोर्स है ना। प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R शो कर रहा है। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब बताओ भाई, ये वाला क्या सिंबल है? ये वाला क्या सिंबल? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो अगर वोल्टेज सोर्स है तो इसका मतलब मुझको इसके टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगी, और वो वोल्टेज को अगर मैं बोलता हूँ कि R इंटू IN, तो ये किस टाइप का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है? कोई बताएगा? current dependent voltage source. इट इज ए करंट डिपेंडेंट, मतलब करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। दिस इज ए करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये स्मॉल r को हम क्या बोलेंगे? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में स्मॉल r को क्या बोलोगे? Internal resistance. इसका स्पेसिफिक नाम है, इसको हम बोलेंगे ट्रांस रेजिस्टेंस। ट्रांस रेजिस्टेंस, V बाई I मतलब रेजिस्टेंस है ना। एक एग्जांपल देना तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का। ऑप एम्प, एस ट्रांस ये क्या सोर्स है? डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो करंट सोर्स है मतलब हमारा आउटपुट क्या मिलेगा हमको? आई नॉट मिलेगा, करंट मिलेगा, करंट सोर्स है ना। और इसको हम डिनोट करते हैं G इंटू V इन। G का नाम क्या होगा? G क्या क्या डिनोट करता है? G कंडक्टेंस। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस रेजिस्टेंस V by I, so I by V will be ट्रांस कंडक्टेंस। और किस टाइप का करंट सोर्स है ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड, यहाँ पे V इन वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम लोग? वोल्टेज कंट्रोल्ड मॉसफेट। MOSFET is a voltage controlled current source. Transconductance. हो गया? सब लोग लिख रहे हैं ना साथ में? नेक्स्ट,
V naught is equal to mu V in। ये किस टाइप का सोर्स हो गया? voltage Voltage control voltage. वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में हम म्यू को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। भाई V नॉट बाई V इन हो गया। आपने वोल्टेज इनपुट दिया V इन, आपको आउटपुट मिला V नॉट। तो V नॉट बाई V इन मतलब क्या है? दिस इज द रेशियो। किसका रेशियो? वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। कि वोल्टेज कितना दिया तो कितना मिला आपको, है ना? तो दिस इज वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। किसको यूज कर रहे हैं? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स पे। क्या हम कोई एग्जांपल लिख सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हम बोल सकते हैं कि हम जब ऑप एम्प को यूज करेंगे एज इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग ऑप एम्प इन्वर्टिंग होने से क्या कर रहा है? वो वोल्टेज को इन्वर्ट करके दे रहा है ना। तो वोल्टेज दोगे, आउटपुट में आपको वोल्टेज ही मिलेगा। तो जो रेशियो बन रहा है वो उस रेशियो को क्या बोल रहे हो? वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। सिमिलरली ये हो गया है करंट सोर्स। और अगर इसको मैं लिखता हूँ आई नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू आई इन, तो ये कैसा टाइप का करंट सोर्स हो जाएगा? इट विल बी योर करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो अल्फा को क्या बोलेंगे बताओ अभी? Current transfer ratio. करंट ट्रांसफर रेशियो। करंट ट्रांसफर रेशियो कि आप इनपुट पे भी करंट दे रहे हो, आउटपुट पे भी करंट ही मिल रहा है। सो करंट ट्रांसफर रेशियो इज अल्फा। एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स का एग्जांपल अगर हमको देना है तो फिर हम बोल सकते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल करंट सोर्स। आप एमीटर करंट कंट्रोल कर रहे हो, कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है। ठीक है भाई। तो ये सारे टाइप के सोर्सेस हमको देखने को मिलते हैं। एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स का अंतर हमने देख लिया। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स देख लिया। इसका अंतर हमको समझ में आया, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है ना। अब सर्किट पे अगर आपका अभी तक हमने जितना सारा नेटवर्क एनालिसिस किया है, पकड़ लो आपको एक एग्जांपल करता है, एक एक्सरसाइज करता है डिपेंडेंस। फाइव ओम यहाँ पे भी दिया है, 5 ओम यहाँ पे दिया है आपका करंट सोर्स V1/5 for I. This is V1 equal to 20 volt. आपको निकालना है कि द डिपेंडेंट करंट सोर्स
ये इसमें पावर क्या हो रहा है, पावर निकालना है, डिपेंडेंट करंट वोल्ट, डिपेंडेंट करंट सोर्स का पावर, और आपको बताना है क्या ये डिलीवर कर रहा है 80 वाट, एब्जॉर्ब कर रहा है 80 वाट, या फिर डिलीवर कर रहा है 40 वाट एंड एब्जॉर्ब कर रहा है 40 वाट। Absorb 40 watt. एब्जॉर्ब 40 वाट कैसे निकाला, चलो देखते हैं। बाकी लोग करो। हो गया सबका, कितना निकला? क्या हो गया? डन। अरे भाई बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, V1 इजिकल टू 20 वोल्ट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे पुट करो V1 को, कितना हो जाएगा 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5, कितना मिला 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर का करंट इधर से पास हो रहा है, 4 एम्पियर का करंट इधर से पास हो रहा है। अभी सोर्स यहाँ पे 20 वोल्ट का, आई करंट इससे पास हो रहा है। आपको निकालना है इस टर्मिनल पे, मतलब इस डिपेंडेंट सोर्स पे कितना वोल्टेज, कितना पावर
डिलीवर हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है। सो डिलीवर हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको पकड़ने के लिए आपको क्या चाहिए यहाँ पे बताओ, क्या निकालना है। वोल्टेज अगर हमको पता चल जाए इस टर्मिनल पे, है ना, पकड़ लो ये ए है ये बी टर्मिनल है, तो ए बी पे अगर मेरे को वोल्टेज पता चल जाए, करंट तो मेरे पास है, तो करंट इंटू वोल्टेज क्या होगा, স্যার Power। এবজর্ব 80 ওয়াট হবে ঠিক देखते हैं। तो हम पकड़ते हैं कि यहाँ से अगर हम देखते हैं कैसे 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 देखेंगे इसको, 4 एम्पियर इधर से आ रहा है, आई इधर से आ रहा है, तो भाई हमको पकड़ना है इस नोड का पोटेंशियल, दिस नोड एंड दिस नोड आर सेम, तो मुझको बी बी निकालना है ना। अगर बी बी निकल जाता है तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ इसका। तो करो, कैसे करोगे, नोडल लिख के देखते हैं कि बी बी पे बैठो और इधर से क्या है बी बी से अगर करंट निकलेगा तो माइनस बी बी माइनस 20, बी बी माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा मेरा आई, ये आई करंट होगा, और मैं उल्टा ले रहा हूँ कि इधर से जा रहा है बी बी माइनस 20 डिवाइड बाई 5। और कौन सा करंट जा रहा है, इससे एक करंट जा रहा होगा 5 ओम से, एक करंट जा रहा होगा बी बी से, तो माइनस बी बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और ये 4 एम्पियर का करंट आ रहा है इसमें, तो 4 एम्पियर आ रहा है तो प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना मिला, माइनस बी बी प्लस 20 माइनस बी बी और फिर प्लस 20, 4 5 20 इक्वल टू 0, माइनस 2 बी बी प्लस 40 इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको मिला बी बी इज इक्वल टू कितना 20। सो वी बी अगर आपका 20 वोल्ट होता है भाई, ये तो 0 के साथ कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है आपको 20 वोल्ट। तो वोल्टेज है 20, करंट है 4 एम्पियर, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर विल बी, अभी देखो बी बी हायर पोटेंशियल पे बी हायर पोटेंशियल है, बी ए लोअर पोटेंशियल पे है ना, बी ए इज 0, बी इज 20 वोल्ट। तो करंट कैसे पास होना चाहिए था, करंट ऐसे जाना चाहिए था, हायर पोटेंशियल टू लोअर, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, मतलब मैं मेरा 4 एम्पियर क्या है माइनस लूंगा मैं डायरेक्शन के हिसाब से। सो 20 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 माइनस 80 वाट। तो ये क्या कर रहा है, पावर absorb, एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है, माइनस से मतलब पावर डिलीवर कर रहा है, पॉजिटिव होता तो पावर एब्जॉर्ब कर लेता। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल बी पॉइंट है और जो करंट का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, मतलब करंट इज पासिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, करंट इज गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया ना यहाँ पे, तो -4 हमने ले लिया भाई, समझ में आया। तो योर आंसर विल बी इट इज डिलीवरिंग 81। पावर डिलीवर कब बोलेंगे, अगर निगेटिव पावर होता है तो डिलीवर, पॉजिटिव पावर होता है तो एब्जॉर्ब। जैसे रेजिस्टेंस के केस पे क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस पे हमारा हमेशा पॉजिटिव आता है, करंट किधर से भी लो, करंट इनटू वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा,
तो पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पावर अगर पॉजिटिव है, हमने VI प्लेन में भी देखा था कि पावर अगर पॉजिटिव है, V और Y पॉजिटिव है, तो क्या है, पैसिव एलिमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस। पावर अगर निगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो करंट निगेटिव होगा या वोल्टेज पॉजिटिव करंट निगेटिव, या फिर करंट पॉजिटिव वोल्टेज निगेटिव, इस प्लेन में या फिर इस प्लेन पे। तो पावर हमेशा क्या मिलता है हमको, निगेटिव मिल रहा है। पावर अगर निगेटिव मिल रहा है मतलब सोर्स है, मतलब डिलीवर कर रहा है। पावर अगर पॉजिटिव मिल रहा है मतलब सिंक है, यहाँ पे भी सिंक है। यहाँ पे देखो वोल्टेज करंट अगर निगेटिव है तो वोल्टेज भी निगेटिव है, सो माइनस V इंटू माइनस I इज इक्वल टू प्लस VI। सो अगर पॉजिटिव है निगेटिव है करंट निगेटिव वोल्टेज, तो पावर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, सिंक है। एम आई क्लियर? मिला पा रहे Yes. हो ना? पहले एकदम शुरुआत की लेक्चर से अगर हम अभी मिलाते हैं तो सारा चीज लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिमाग में बताओ। लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या है भाई, कोई बताता नहीं। चलो एक तो और करो। थर्टी सिक्स वोल्ट 15 ohm plus minus 2 VA plus minus 7। आपको निकालना है द पावर डिसिपेटेड इन द कंट्रोल्ड सोर्स ऑफ द नेटवर्क। पावर डिसिपेटेड इन द कंट्रोल्ड सोर्स, मतलब यहाँ पे आपका पावर कितना डिसिपेट हो रहा है वो आपको निकालना। योर ऑप्शंस आर 36 watt, option B is 15 watt, option C is 7 watt, and option D 14 watt। So 14 watt niki?
আৰু কোনোবা? नहीं हुआ? देखो हम पकड़ लेते हैं, इससे करंट जो पास हो रहा है वो आई करंट है, ठीक है। और फिर एक बार केवीएल लिख दो, यहाँ से शुरू कर दो। तो केवीएल लिखने से क्या दिख रहा है? राइज इन पोटेंशियल कितना होगा? प्लस 36 वोल्ट। करंट इस साइड से इस तरफ जा रहा है, मतलब फॉल इन पोटेंशियल माइनस 15I, यहां से यहां तक फॉल इन पोटेंशियल माइनस 2VA, फिर इस साइड में माइनस VA इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला भाई हमको? 36 माइनस 15I माइनस 3V। VA इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा होगा? 7I। I करंट फ्लो हो रहा है, 7 ओम का रेजिस्टर है। सो VA इज इक्वल टू हमको मिला 7I। सो 36 माइनस 15I माइनस VA इज योर 7I, मतलब 21। कितना हो जाएगा? One ampere. 36 minus 36I equal to 0 implies I is equal to 1 ampere। तो I अगर 1 एम्पियर है तो यहाँ हमको निकालना क्या है? पावर निकालना है ना। तो 1 एम्पियर होने से VA कितना होगा? I है 1, तो 7 वोल्ट। VA अगर 7 वोल्ट होता है तो यहाँ पे पावर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है? 2VA, मतलब 14 वोल्ट। 14 वोल्ट, अब 14 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, और 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है ना। सो 14 इंटू 1 मतलब 14 वाट। 14 वाट। क्लियर? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो बाकी सारे भी उसी तरीके से हो जाएंगे। आपके असाइनमेंट में दिया हुआ जितना सारा प्रॉब्लम है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पकड़ा है उसी से ट्राई करो। आई होप सारे के सारे हो जाने चाहिए। नहीं होता है तो वैसे भी मैं करवा के दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लास्ट प्रॉब्लम करें, 9:30 हो रहा है, एक और कर लेते हैं ना? करें? हाँ सर। और करते हैं, तब बोला जाता है।
सो बताओ भाई, इसमें आपको बताना है इन द सर्किट शोन द फिगर द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी गिवन बाय वैल्यू ऑफ द कौन सा करंट, द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी गिवन बाय, तो यहाँ पर करंट आई का वैल्यू बताना है आपको। Sir, option. है आपका 0.01 एम्पियर, B है 1.25 एम्पियर, C है 1.75 एम्पियर and D है 30.7। Sir, B. हाँ करेक्ट।
हुआ ना है? কেনেকা কৰিম এইটো? इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा एक 1 ओम पे? कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 2.5 2.5। इसमें 2.5 वोल्ट है ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, केवीएल लगा दे। यस सर, केवीएल। केवीएल लगा दे, यहाँ से शुरू करो। यहाँ से शुरू करने से क्या हो जाएगा, +5 वोल्ट। उसके बाद करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इधर देंगे प्लस, इधर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा -2.5 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे मिलेगा 2.5 वोल्ट। अब यहाँ से यहाँ तक क्या देख रहा है, VAB प्लस है कि माइनस है? प्लस है कि माइनस है? प्लस देंगे कि माइनस देंगे? माइनस VAB। माइनस देंगे ना, यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस दिया हुआ है, तो फॉल इन पोटेंशियल -VAB। फिर आप इधर जा सकते हो, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, करंट की इस लूप पे करंट कैसे पास हो रहा है, ये वाला डायरेक्शन से, है ना। अगर ये वाला डायरेक्शन से करंट पास हो रहा है मतलब इधर पॉजिटिव है इधर माइनस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल राइज इन पोटेंशियल प्लस, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 3 × I करंट फ्लो हो रहा है, 3 ओम का रजिस्टर है। फिर आए इसमें, इसमें क्या हो रहा है, फॉल इन पोटेंशियल, कितना है पोटेंशियल, 4VAB। अब आ गए इस पॉइंट पे सीधा, तो इक्वल टू 0। कितना मिला हमको, 2.5 -VAB -4VAB -5VAB +3I इक्वल टू 0। चलो ठीक है, और एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा VAB वाला। इसमें इस लूप का नोट निकालते हैं। इसमें क्या होगा, आप इस पॉइंट से शुरू करो, उल्टा चलते हैं, है ना। उल्टा चलते हैं आप लोगों के लिए, इधर से जाते हैं, तो इसमें इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, क्योंकि करंट जो है वो आपका इस तरफ से आ रहा है। हम कैसे मूव करेंगे, अभी हम लोग इधर से मूव करेंगे, ठीक है। तो राइज इन पोटेंशियल, सो प्लस मिलेगा यहाँ पे। 1 ओम का रजिस्टर है, करंट मेरा I है, तो यहाँ पे मिला मुझको +I। फिर इसमें चलेंगे, प्लस इधर है माइनस इधर है, राइज इन पोटेंशियल दिख रहा है, और राइज इन पोटेंशियल में प्लस होता है, करंट है I, रेजिस्टेंस है 3 ओम, 3I। फिर इधर से इधर को चलेंगे तो ड्रॉप दिख रहा है, फॉल इन पोटेंशियल माइनस होता है, वोल्टेज मेरा यहाँ पे VAB, और फिर ये घूम के इधर आ गए, इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ पे मिला मुझको 4I -4VAB इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझको मिल गया I इक्वल टू VAB। I इक्वल टू VAB को यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो मिल जाएगा 2.5 -5 VAB +3 VAB इक्वल टू 0। Am I right? 2.5 -5 VAB +3 मतलब 2 VAB इक्वल टू 0। तो VAB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
2.5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो गया 1.25। हमको क्या निकालना था, क्या निकालना था? करंट, आई Yes. सर करंट निकालना था। तो करंट इक्वल टू कितना है? करंट इज इक्वल टू बी ए बी है। बी ए बी का वैल्यू क्या आया? 1.25। तो करंट भी कितना हो जाएगा? करंट भी हो जाएगा आपका 1.25। एम्पियर। समझ में आया? नहीं तो यहाँ पे मैंने बी ए बी से रिप्लेस किया, इसको आप आई से कर दो, बी ए बी को रिप्लेस कर दो, डायरेक्ट आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5i लिख सकता हूँ यहाँ से, इसको 3i लिख सकता हूँ। तो बी ए बी की जगह पर मैं आई लिख दूँ तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा आई लिख कर, आई तो आई इक्वल टू 1.25। सर सेकंड इक्वेशन कैसे लिया? A2 इक्वेशन ना, A2 ऊपर A2 क्या पा लिखिसु A B N R X P Y X P Y Z क्या पा लिखिसु? एक नहीं पा, यहाँ से शुरू किए। सो पहले आपका 1 ओम का रजिस्टर और करंट पास हो रहा है आई, तो हो जाएगा आई, क्योंकि इधर होगा प्लस, यहाँ पे है माइनस, मतलब आप जा रहे हो ऐसे, तो राइज इन पोटेंशियल। सो राइज इन पोटेंशियल होने से हम प्लस लेते हैं, तो हमने लिया प्लस आई। समझ गए? फिर यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये प्लस है। क्यों प्लस क्यों माइनस दिया? क्योंकि हमारा जो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन है वो ऐसा है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो इधर होगा हायर पोटेंशियल, इधर होगा लोअर पोटेंशियल, तभी तो करंट ऐसे पास करेगा, है ना? अब करंट ऐसा पास किया, हम कैसे मूव कर रहे हैं? हम इधर से मूव कर रहे हैं। सो पहले मिला मुझको माइनस, उसके बाद मिला प्लस, तो ये हो गया राइज इन पोटेंशियल। रेजिस्टेंस है 1 ओम, करंट है आई, सो हो गया मेरा आई। प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3 ओम, और 3 ओम के करंट कितना जा रहा है? आई करंट ही जा रहा है। और साइन को अगर हम देखते हैं तो इधर माइनस है, इधर प्लस है, मतलब राइज इन पोटेंशियल, तो प्लस देखिए हो गया 3i। फिर यहाँ पे आया तो ये वाला तो माइनस है, इधर प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरफ से मूव कर रहे हैं, मतलब फॉल इन पोटेंशियल, तो -4 so 4i, यहाँ से 4i -4 तो मिल गया। सर डाইরেকশনটো আপুনি কেনেকৈ ডিসাইড কৰিলে যে আমি ইফালে যাম? you can move in the opposite direction, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करके देखो, उल्टा इधर से जाके देखो, इधर से जाके देखो क्या मिलेगा। पहले मिलेगा आपको 4 बी ए बी, है ना? उल्टा मूव करे, हाँ सर। इधर से मूव करके देखो ना क्या मिलेगा। पहले मिलेगा आपको 4 बी ए बी, सो 4 बी ए बी कितना हो जाएगा? ये प्लस इधर है माइनस इधर है, मतलब राइज इन पोटेंशियल मिलेगा आपको, है ना रे? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइज इन पोटेंशियल मिलेगा। हाँ सर। तो राइज इन पोटेंशियल होने से हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो +4 बी ए बी होगा। यस फिर सर। इधर से आके यहाँ पे आया 3 ओम का रजिस्टर मिला। अब 3 ओम का रजिस्टर फॉल इन पोटेंशियल में है, यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस है, फॉल पोटेंशियल कितना होगा? -3i। फिर इधर आओगे, यहाँ पे इधर प्लस है इधर माइनस है, 1 ओम का रजिस्टर है, आई करंट पास हो रहा है, सो -i होगा। सो -i हो जाएगा 0।
तो बात बराबर है ना भाई, 4BAB माइनस 4I इक्वल टू 0, तो आपको तो BAB इक्वल टू I ही मिलना है। पहले एक्चुअल करंट जो डायरेक्शन है उसके बेसिस पे हमने पोटेंशियल का डिसाइड कर लिया कि कौन सा वाला नोड हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा वाला नोड लोअर पोटेंशियल पे है ना। तो हमने देखा ये करंट का डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ है, तो करंट का जब डायरेक्शन दिया हुआ है तो अपने लिए आसान है ना, हम बोल दे रहे हैं इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। अब आप इधर से मूव करो कि उधर से मूव करो, बात एक ही, आप घूम के तो इसी पॉइंट पे आने वाले हो, सेम पॉइंट पे आओगे तो फिर आपका पोटेंशियल हो जाएगा 0। आप जैसे जैसे मूव कर रहे हो देखो कि हायर पोटेंशियल है कि लोअर पोटेंशियल है, प्लस करो माइनस करो ऐड करो, खत्म का। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? हो गया सबका? ओके सर। यस सर। सो कल का क्लास नहीं होगा, आई विल नॉट बी प्रेजेंट एक्चुअली। सो हम लोग फिर मिलेंगे कब? पूजा के बाद। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। 1 तारीख से पूजा है ना, हाँ सर। 5 तारीख तक पूजा है, ठीक है। 5 तारीख को दशहरा है, तो 6 तारीख को मिलते हैं, होगा? बाय दैट टाइम खाली पूजा मत करो, जो असाइनमेंट दिया है उसको पूरा करो। सब लोग अपने से फिर से एक बार करो, नंबर 1 से लेके सारा करो। जितने सारे वीडियोस दिया हुआ है उसको तो देखो रिपीटेडली, कंसेप्चुअल वाला वीडियोस, प्लस जो उसमें डाटा दिया हुआ है ना इम्पोर्टेंट है, वो मेमोरी में रहना चाहिए। क्लियर? देखो ओके। चांस लेना नहीं है, और अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं है। क्लियर ना? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई। इतना इतना बन जाओगे ना, जब तक एग्जाम आएगा तब तक ऐसा बन जाओगे कि ये सब एकदम पूरा कोई भी सर्किट दे तो एकदम आसानी से कर सकोगे, अगर मेरा बात सुनते हो तो। धीरे धीरे चलो, बढ़िया से समझ के करो, खुद से करो। जरूरी नहीं है कि मैं जिस मेथड से कर रहा हूँ वैसे ही तुमको भी सॉल्व करना है। जरूरी यह है कि आपका कॉन्सेप्ट आपके पास हो, आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, अपना फॉर्मूला लगाओ, अपना आइडिया लगाओ, और फिर उसको सॉल्व करो और देखो कि मिलता है कि नहीं मिलता है। इस डायरेक्शन से कर लिए एक बार, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से करके देखो कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है, कंफ्यूजन होता है, तो मैं हूँ, आप लोग मेरे को चैट में भेज दो कि सर ये वाला कंफ्यूजन है, वॉइस मैसेज भेज दो, मैं सुनूंगा। लिखने में लिख के समझा नहीं पा रहे हो, यू कैन, हमेशा कॉल पे अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप एक वॉइस मैसेज भेज दो व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है। चैट पे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ओके? हॉलीडे ओनली ऑन 5/11 5/11/22। सर नेक्स्ट क्लास कब होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास 6 तारीख को होगा, नेक्स्ट थर्सडे? नेक्स्ट थर्सडे। ओके सर। ठीक है भाई, पूजा मनाओ ना, क्या इतना टेंशन लेना, बढ़िया से पूजा करो, पूजा वूजा करके फिर आओ। चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस बंद मत करो।